मुझे पता है जितनी भी बातें मैंने अभी बताई है ना, सारी की सारी बातें तुम्हें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, इसकी एक एक चीज तुम्हारे साथ होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। देखो यार, आज का जो मामला है ना, ये थोड़ा सा सीरियस है, तो प्लीज इस वीडियो को ना थोड़ा सा सीरियसली होकर देखना। हो सकता है जितनी भी मैं बातें तुम्हें बताऊं, उनमें से कुछ बातें तुम्हें कड़वी लग जाए, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। और ये जितनी भी चीजें मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं, इसकी एक एक चीज है ना तुम्हारे साथ अभी फ्यूचर में होने वाली है। बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच के बैठे होंगे कि भैया अभी तो हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, 6 महीने बचे हुए हैं, अभी तो सितंबर चल रहा है ना, पेपर तो फरवरी के अंदर है, तो इतनी जल्दबाजी क्या है। तुम्हारे मन में ये जो 6 महीने वाली गलतफहमी चल रही है ना, ये सारी की सारी जो गलतफहमी मैं ऐसे दूर कर दूंगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अभी सितंबर चल रहा है और फरवरी के अंदर तुम्हारे पेपर है, राइट। सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने बचे हुए हैं, आराम से तैयारी करते हैं, अभी कौन सा जल्दबाजी है। अभी तो हमारे हाफ ईयरली चल रहे हैं, या काफी बच्चों के हाफ ईयरली हो गए होंगे, राइट। अभी तो हाफ ईयरली हुए हैं, अभी तो आधा साल बचा हुआ है। तुम्हारी ना जो गलतफहमी ना अभी मैं 1 सेकंड में दूर कर दूंगा। अब मैं तुम्हें ना इन 6 महीनों की जो रियलिटी है ना वो बताने वाला हूं, तो प्लीज कान खोल के सुनना। देखो, तुम्हारे जो फाइनल पेपर है ना, आप सभी जानते होंगे, सीबीएसई ने बता भी दिया था कि आपके जो फाइनल पेपर है वो कब से शुरू होंगे, 15 फरवरी से शुरू होंगे। लेकिन आपके जो मेन पेपर है ना, वो आपके 25 फरवरी के आसपास शुरू होंगे। लेकिन ये कहीं पे लिखा नहीं है, ठीक है। सीबीएसई ने बस अभी तक तुम्हें ये बताया कि तुम्हारे जो फाइनल पेपर है वो 15 तारीख के आसपास शुरू हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि तुम्हारे जो फाइनल पेपर है वो 15 से ही शुरू होने वाले हैं। अगर तुम्हारे मेन पेपर थोड़े से लेट होते हैं तो वो तुम्हारे लिए बोनस टाइम है, ठीक है। आप अपने दिमाग में अगर ये लेके चलोगे कि नहीं हमारे तो पेपर 25 से शुरू होने वाले हैं, तो देखो आप एक तरीके से अपने 10 दिनों को ना वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारे पेपर लेट होते हैं तो ये तुम्हारे लिए बोनस है, ठीक है। वो अच्छी चीज होगी क्योंकि तुम्हें 10 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। लेकिन अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि तुम्हारे जो पेपर है वो 15 से ही शुरू होने वाले हैं, ठीक है। हमारी जो तैयारी होगी वो इसी तरीके से होगी कि भाई मेरा जो पहला पेपर है वो 15 तारीख को ही है। क्लियर? पहले तो ये दिमाग में लेके चलो। तो देखो, 15 फरवरी से तुम्हारे पेपर होंगे, ठीक है। तो 1 फरवरी से लेके और 15 फरवरी तक आप क्या करोगे, आप करोगे सैंपल पेपर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यार, 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आप स्कूल में नहीं जाओगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा, आपके जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो चुके होंगे, आपके जो प्री बोर्ड्स है वो खत्म हो चुके होंगे। आप 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के अपनी तैयारी करोगे, ठीक है। तो आपका जो फरवरी है वो पूरा आपका तैयारी के अंदर निकल जाएगा। फिर इसके बाद आपका महीना आता है जनवरी। जनवरी कैसे निकलेगा? जनवरी आपका निकलेगा प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल्स के अंदर और प्री बोर्ड्स के अंदर। बहुत सारे स्कूलों में है ना प्री बोर्ड्स 2-2, 3-3 तक होते हैं, इसीलिए आपका पूरा जो जनवरी मंथ है वो आपका प्रैक्टिकल्स एंड साथ में प्री बोर्ड्स इसमें खत्म हो जाएगा। आपको तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको रोज ये होगा कि यार कल मेरा इस चीज का पेपर है, परसों मेरा इस चीज का पेपर है, आप पेपर ही देते रह जाओगे। समझ में आई बात? तो जनवरी को भी आप इग्नोर कर दो। अब बात आती है दिसंबर महीने की। देखो यार, आपका जो दिसंबर महीना है ना, ये पूरा का पूरा किस चीज में चला जाएगा, रिविजन में चला जाएगा। क्यों? मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स या तो हो रहे होंगे या हो गए होंगे, तो आपका एक तरीके से जो टर्म 1 का जो सिलेबस है वो उसका एग्जाम आपका हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है ना, वो आपका स्कूल के अंदर वो स्टार्ट हो चुका होगा या होने वाला होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 3 महीने ना, ये आपके टर्म 2 के सिलेबस को कंप्लीट करने में निकल जाएंगे। इतने में क्या होगा, जब आप टर्म 2 की तैयारी कर रहे होगे ना, जब आपका टर्म 2 आपके स्कूल के अंदर हो रहा होगा, तब तक आप टर्म 1 का जो सिलेबस है वो भूल चुके होगे, क्योंकि आप पूरा टर्म 1 से कट हो चुके हो। समझ में आई बात? तो दिसंबर जो महीना है ना, वो पूरा का पूरा टर्म 1 को वापस से रिवाइज करने में और टर्म 2 की अच्छे से रिवीजन करने में, इन दोनों टर्म को रिवाइज करने में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप टर्म 2 करोगे ना, तो टर्म 1 का जो सिलेबस है वो आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिकॉल करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई बस 2 दिन लगाए और पूरा जो टर्म 1 का सिलेबस है वो दोबारा से रिवाइज हो जाए, ऐसा नहीं होता। कम से कम आपका ना टर्म 1 का जो सिलेबस है रिवाइज करने में आपके 10 दिन चले जाएंगे, ठीक है। तो 10 दिन तो आपके टर्म 1 को रिवाइज करने में चले गए, क्योंकि वो पढ़े 3 महीने हो गए ना, टर्म 1 को पढ़े 3 महीने हो चुके हैं, वो तो दिमाग से गायब हो चुका। और टर्म 2 को रिवाइज करने में भी आपके 10 दिन निकल जाएंगे। तो आपका जो दिसंबर वाला महीना है ना, ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन करने में चला जाएगा। यानी कि आप जनवरी और दिसंबर जो सोच के चल रहे थे ना कि इन 2 महीनों में मैं अच्छी से तैयारी करूंगा, इन 2 महीनों में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपका जो सिलेबस है ना, वो आपको नवंबर से पहले पूरा करना पड़ेगा। यानी कि अभी आपका सितंबर चल रहा है, तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। इन 3 महीनों के अंदर आपको अपना जो टर्म 2 का सिलेबस है ना, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर जो महीना है वो आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों की रिवीजन करने में निकलेगा। जनवरी जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड करने में निकल जाएगा, और फरवरी में तो आपके पेपर है।
समझ में आई बात? तो आपके जो 6 महीने ना वो एक्चुअली में 6 महीने नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके 3 महीने हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब से आज की जो तारीख है, इस तारीख से पढ़ के हम कैसे बोर्ड्स के अंदर 95 प्लस लेके आ सकते हैं। क्योंकि यार देखो, मैं खुद एक बोर्ड्स का टॉपर रह चुका हूं, मेरे खुद बोर्ड्स के अंदर 100% आए हुए हैं और मैं जानता हूं कौन कौन से ऐसे वो शॉर्टकट होते हैं, कौन कौन से वो स्टडी हैक्स होते हैं जिनको यूज करके तुम अगर चाहो तो अब भी तुम अपनी जो तैयारी है अच्छे से कर सकते हो। मानता हूं बहुत सारे बच्चों का हाफ ईयरली खराब चला गया होगा, लेकिन तुम्हें ना डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम है ना अच्छे से पढ़ के 95 ला सकते हो, लेकिन बस शर्त यह है कि तुम्हें जो मेहनत है ना वो डबल करनी पड़ेगी। अगर तुम डबल मेहनत करने के लिए रेडी हो तो यस, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 95 प्लस। तो प्लीज एक बार मेरे को कमेंट कर दो कि आपका जो टारगेट है ना बोर्ड्स के अंदर कितना है। तुम बोर्ड्स के अंदर कितने नंबर लाना चाहते हो? क्या तुम 95 लाना चाहते हो या 99 लाना चाहते हो या 100 लाना चाहते हो? देखो, हो सकता है तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगे कि भैया मैं तो 95 स्कोर नहीं कर सकता। यार टारगेट तो बड़ा लगाओ ना। अगर तुम चांद को देखोगे ना तो कम से कम सेकंड फ्लोर तक तो पहुंचोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम 95 का टारगेट लगाओगे तो तुम 95 स्कोर कर लोगे, लेकिन तुम अगर 80 वाले बच्चे हो और तुम्हारा जो टारगेट है वो 95 है तो कम से कम तुम 90 तक तो पहुंचोगे ना। तो टारगेट हमेशा जो है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बड़ा टारगेट लगाओगे तभी तुम बड़ा कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है? तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा जो टारगेट है वो कितना है, और जितना भी तुम्हारा टारगेट है उसके अंदर आपको 5 और ऐड करने हैं, ठीक है? अपने टारगेट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। समझ में आई बात? अब मैं तुम्हें ना पूरी स्ट्रेटजी बताता हूं कि ये जो तुम्हारे पास सामने जो 6 महीने बचे हुए हैं, इन 6 महीनों के अंदर आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, इन 6 महीनों में किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि देखो यार, सिर्फ एक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो 10th का रिजल्ट निकलेगा ना वो सभी सब्जेक्ट्स के नंबर को ओवरऑल मिला के बनेगा, ठीक है? तो तुम्हें हर सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैथ के अंदर तो अच्छे नंबर ले लिए, साइंस में अच्छे नंबर ले लिए, एसएसटी में अच्छे नंबर ले लिए और हिंदी और इंग्लिश में खराब नंबर आ गए तो तुम्हारी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो खराब हो जाएगी। समझ में आई बात? तो क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो यार, आपके पास अब टाइम कम है, ठीक है? आपका आधा साल वेस्ट हो चुका है, आपने आधे साल बहुत मौज मस्ती कर ली, अब टाइम आ गया है सीरियस होने का। देखो, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि भाई सीरियस हो जाओ, लेकिन अब टाइम आ गया सीरियस होने का। अगर तुम अब भी सीरियस नहीं हुए तो ये मान के चलो कि तुम आगे जाके अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। क्लियर? ये दिमाग में मान लो, ठीक है? क्योंकि जो बच्चा अब भी नहीं पढ़ा ना उसका कुछ नहीं हो सकता, सच बता रहा हूं, क्योंकि आपका आधा साल जा चुका है। इट्स टाइम टू बी सीरियस। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको 6 महीने की जो स्ट्रेटजी है वो बताने वाला हूं, तो प्लीज अपने आंख और कान खोल के ध्यान से सीरियस होकर सुनना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके अभी तक हाफ ईयरली हुआ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की या तो अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं या फिर हाफ ईयरली हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका अभी तक हाफ ईयरली नहीं हुआ है तो हाफ ईयरली की जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसके अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं हुए तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के ना जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो इतने बच्चों को इस वीडियो ने हेल्प किया ना, बस आप सोच नहीं सकते। मतलब इतने बच्चों के इतने पॉजिटिव कमेंट्स थे इस वीडियो के ऊपर कि भैया हमारी इस वीडियो की वजह से इतने अच्छे नंबर आए। तो अगर तुम भी अपने हाफ ईयरली के अंदर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर एवरीवन? अब स्टार्ट करते हैं अगले 6 महीने की स्ट्रेटजी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, इन 6 महीनों के अंदर है ना, आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आपकी क्लास के अंदर कोई ना कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 लोगों के साथ दोस्ती करो, लेकिन आप एक फ्रेंड ऐसा चूज कर लो जिसके साथ आपकी, मतलब जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ आपकी बनती है, ठीक है? तो दोनों दोस्तों को क्या डिसाइड करना है कि भाई आज की तारीख हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? और अगले दिन जब तुम स्कूल में आओ ना, तुम उस चैप्टर से एक दूसरे से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछोगे। आपको एक दूसरे से उस चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है? और वो जो तीनों क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट होने चाहिए, इतने डिफिकल्ट होने चाहिए कि मतलब आपको ट्राई करना है कि सामने वाला जो आपका दोस्त है वो आपका उन 3 क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाए। समझ में आई बात? तो आपको क्या करना है, आपको अपना कोई बेस्ट फ्रेंड चूज कर लेना है और दोनों दोस्तों को ना सेम चैप्टर डिसाइड करना है कि भाई आज के दिन हम घर पे जाके ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे और कल जब हम स्कूल में आएंगे तो हम एक दूसरे से उस चैप्टर से 3 मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि तू मेरे क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, तेरे क्वेश्चन का मैं जवाब ना दे पाऊं। तो इस तरीके से जब तुम यूनिटी के साथ पढ़ाई करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे ये जो 6 महीने ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो अगर अकेले पढ़ोगे तो क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, भूलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, भूलते रहते हैं, वो साइकिल चलती रहती है, याद करना भूलना, याद करना भूलना। लेकिन जब तुम दोस्त के साथ करोगे तो तुम्हारे बीच में ना एक हेल्दी कंपटीशन होगा,
ठीक है, उस हेल्दी कंपटीशन का फायदा उठाना है। तो आप में से कौन कौन बच्चा इस टेक्निक का यूज करेगा? क्योंकि यार ये जो टेक्निक है ना, ये मैंने खुद अपने जब मैं 10th क्लास में था तब मैंने यूज की थी। मेरी क्लास में एक निशांत नाम से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो हम क्या करते थे, हमें ना सेम चैप्टर सिलेक्ट कर लेते थे कि भाई हम घर जाके ये वाला पढ़ेंगे और तू कल आके मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, मैं तेरे से पूछूंगा, और हम मेरा कंपटीशन होता था कि भाई मैं तेरे से भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा। और इस टेक्निक की वजह से हम दोनों टॉपर बन गए, हम दोनों के बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं। समझ में आई बात? तो ये टेक्निक आपको यूज करनी है और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये जो टेक्निक है आप अपने कौन से दोस्त के साथ करना चाहोगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं। तो पहले आती है यार आपके एसएसटी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी। एसएसटी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ना बहुत सारे बच्चों को मतलब नफरत है। इनफैक्ट जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को भी नफरत थी, क्योंकि यार एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, सब पता है क्या बोलेंगे आपको कि बेटा तू एनसीईआरटी पढ़ ले। यार ये ना बात बोलनी बहुत आसान है कि एनसीईआरटी पढ़ ले, लेकिन जब हम एनसीईआरटी खोलते हैं ना, एक पेज नहीं पढ़ा जाता हमसे। ये सच्चाई है। मेरे को कमेंट करके बताना कि आप में से कितने बच्चों ने एसएसटी की एनसीईआरटी पढ़ने की ट्राई की लेकिन पढ़ नहीं पाए। मैं जानता हूं यार, ये फीलिंग है ना, मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं 10th में था तो मेरे को भी ना स्कूल टीचर बोलते थे कि एनसीईआरटी पढ़, एनसीईआरटी पढ़। यार बोलना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक पेज के बाद है ना ऐसी नींद आती है कि माथा जाके सीधा किताब पे लगता है। तो एसएसटी के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुना मैं जो बताने वाला हूं, और ये जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं ना, पूरे यूट्यूब पे छान लेना, कोई नहीं बता पाएगा। मैं जानता हूं आप है ना एसएसटी की जो एनसीईआरटी वाली बुक है वो नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप है ना एनसीईआरटी की जो ऑडियो बुक है ना वो सुन सकते हो। और ये जो ऑडियो बुक है ये कंप्लीटली फ्री में आपको स्पॉटिफाई ऐप के ऊपर मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्पॉटिफाई ऐप के अंदर गाने सुनते होंगे, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, स्पॉटिफाई ऐप के अंदर लिखना है क्लास 10th एनसीईआरटी। सिंपल ये लिखोगे ना तो आपकी जो एसएसटी की ऑडियो बुक्स है ना वो आपके सामने आ जाएगी। और ये बहुत ही बढ़िया ऑडियो बुक है, क्योंकि देखो यार बुक पढ़ना बहुत ही बोरिंग होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, कानों के अंदर ईयरफोन लगाना है, और ये जो ऑडियो बुक है ये पूरी एनसीईआरटी आपको रीड करवा देगी बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर, और पूरी जो एनसीईआरटी वो आपको समझ भी आ जाएगी। और एक तरीके से आपने बिना एनसीईआरटी पढ़े एनसीईआरटी पढ़ ली। समझ रहे हो मेरी बात? पूरा जो एनसीईआरटी का ज्ञान है ना वो इस ऑडियो बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस ऑडियो बुक को नहीं सुनना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं इसका एक अल्टरनेट बता देता हूं। आप ऑडियो बुक की जगह आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, और ऐसी वन शॉट वीडियो देखनी है जिसके अंदर आपको जो एसएसटी का चैप्टर है ना वो एक स्टोरी की तरह पढ़ा जाए। देखो यार एसएसटी है ना एक ऐसी चीज है जो आपकी एग्जिस्ट करती है, चाहे ज्योग्राफी ले लो चाहे हिस्ट्री ले लो। हिस्ट्री में तो वो चीजें होती है जो आपकी आज से पहले हो चुकी, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करोगे तभी जाके जो हिस्ट्री है वो आपको समझ आएगा। तो आपको ना वही वन शॉट वीडियो देखनी है जिसके अंदर आपको जो चीजें हैं वो स्टोरी की तरह पढ़ाई जाए। देखो यार मैं यहाँ पे ना कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यार आप फलाने टीचर से पढ़ो या ढिंढके टीचर से पढ़ो। आपको जो टीचर पसंद है आप उससे पढ़ो। और हाँ एक चीज और, आप प्लीज है ना कमेंट करके बता देना कि आपके लिए ना एसएसटी का जो फेवरेट टीचर है ना वो कौन है। उस कमेंट से क्या होगा कि बाकी स्टूडेंट्स को ना हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि यार यूट्यूब पे एसएसटी का बेस्ट टीचर कौन है। तो आप कमेंट करके प्लीज बता देना कि आपको ना एसएसटी किस टीचर से पढ़ना पसंद है, ताकि यार बाकी स्टूडेंट्स को ना हेल्प हो जाए, उनको पता चल जाए कि भाई ये जो टीचर है ना ये एसएसटी बहुत बढ़िया पढ़ाता है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट कर देना। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? थर्ड स्टेप है डेट्स। देखो यार डेट्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात आती है कि यार चैप्टर के अंदर आप खुद डेट ढूंढने लगोगे ना तो आपके कई महीने लग जाएंगे, लेकिन डेट्स पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपकी इसमें एक हेल्प कर सकता हूं। मैंने ना एक पीडीएफ बनाई है जिसके अंदर आपकी एसएसटी की जितनी भी डेट्स है ना वो सारी की सारी एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से लिखी हुई है कि पहले क्या हुआ और ये जो चीज हुई ये किस तारीख को हुई, फिर इसके बाद दूसरी जो चीज हुई वो किस तारीख को हुई। तो सारी चीजें ना मैंने बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपकी एक पीडीएफ के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी है, और इस पीडीएफ को आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा और मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो पीडीएफ है ये अंदर से कैसी दिखती है। तो आप देख सकते हो जैसे आपका ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर के अंदर आपके जितने भी इवेंट हुए हैं उन इवेंट के सामने आपको डेट मिल जाएगी, और सारी की सारी बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में है। क्लियर? तो इस पीडीएफ में ना आपको हर चैप्टर की जो डेट्स है वो मिल जाएंगी। तो आप इस पीडीएफ को कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो डेट्स का जो पंगा था वो मैंने आपका ठीक कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है मैप्स की। देखो आपके पेपर के अंदर ना मैप वाला जो क्वेश्चन है वो गारंटेड आता ही आता है, और मैप आपको अच्छे से करनी है। अब मैप के लिए भी बहुत सारे बच्चों को ना क्या करना पड़ता है, बुक में ना बहुत सारे पेज पलटने पड़ते हैं, क्योंकि कोई मैप किसी अलग चैप्टर में है, कोई मैप दूसरे चैप्टर में है, तो आपको ना बार बार पेज पलटना पड़ता है। तो इसमें भी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मैंने ना एक ऐसी पीडीएफ बनाई है, आप देख सकते हो। इस पीडीएफ के अंदर जितने भी आपके मैप्स है ना एसएसटी के अंदर, सारे जो मैप्स है वो मैंने एक ही पीडीएफ के अंदर बहुत ही अच्छे से मर्ज कर दिए हैं। तो इस पीडीएफ को भी आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, और मैं अंदर से दिखा देता हूं कि इस पीडीएफ के अंदर आपको कौन कौन से मैप मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो आपका आयरन ओर वाला मैप हो गया,
ऑयल फील्ड वाला मैप हो गया, कांग्रेस सेशन वाला मैप हो गया। तो आप देख सकते हो इसके अंदर है ना सारी चीजें मैंने अच्छे से लेबल कर रखी है और साथ में मैंने आपको स्टेट भी बता रखे हैं कि कौन सी लोकेशन कौन से स्टेट के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि पेपर में ना कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाली जो लोकेशन है ये कौन से स्टेट के अंदर है, तो वो भी आपको इस मैप के अंदर मिल जाएगी। इसमें ना आपके सारे मैप आपको मिल जाएंगे, जितने भी आपके एसएसटी के मैप है ना सारे इसके अंदर है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को भी आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो थर्मल पावर प्लांट हो गया, आयरन स्टील प्लांट हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, आपका मेजर पोर्ट्स हो गया, जितने भी मैप है ना सारे मैप इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना और इस पीडीएफ का अगर आप चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैप आपके पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर एवरीवन? तो डेट्स एंड मैप्स में देखो मैंने आपकी हेल्प कर दी। ठीक है, इसके बाद अब आप है ना एसएसटी को रिवाइज करने के लिए भी कोई ना कोई चीज आपको चाहिए, राइट? तो उसमें आप है ना खुद के भी नोट्स बना सकते हो, लेकिन खुद के नोट्स बनाने में ना दिक्कत क्या आती है कि यार नोट्स बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैंने आपके ना एसएसटी के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बना के ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो इन नोट्स को भी आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इन नोट्स का यूज कैसे करना है, देखो पहले आप वन शॉट वीडियो देखोगे तो पूरा जो चैप्टर है वो आपको एक तरीके से समझ आ गया, लेकिन रिवीजन करने के लिए आप दोबारा से वो वन शॉट वीडियो थोड़ी देखोगे, इतना टाइम थोड़ी है। बाद में पेपर के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वन शॉट वीडियो देखो। ठीक है, उस टाइम आपके पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प कर दे, जिसके अंदर आपके सिर्फ मेन पॉइंट लिखे हो। तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो आपकी ये वाले नोट्स हैं। तो इन नोट्स को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन नोट्स को कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आई बात? तो देख सकते हो ये नोट्स हैं। अब बात आती है साइंस की कि यार साइंस में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो साइंस में भी आपको वही सेम स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो देखनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया वन शॉट वीडियो किसकी देखें? देखो यार, जैसे आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आती है ना, वैसे ही मैं आपको, अगर आपको ना पता हो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ ज्ञान नहीं पेलता, मैं पढ़ाता भी हूं। ठीक है, मैं साइंस एंड मैथ का टीचर भी हूं। तो साइंस और मैथ की जो टेंशन है ना वो तो तुम मेरे पे छोड़ दो। मैं इस चैनल के ऊपर जो आपकी वन शॉट वीडियोस है ना वो अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वन शॉट वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके साइंस एंड मैथ इन दोनों सब्जेक्ट के जो वन शॉट वीडियोस हैं वो आने वाली हैं। और साथ में मेरे जो वन शॉट लेक्चर्स है ना वो आपको संकल्प भारत फाउंडेशन इस नाम से एक चैनल है, इस चैनल के ऊपर भी आपको मेरे जो वन शॉट वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे। इस चैनल के ऊपर मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो आप देख सकते हो इस चैनल के ऊपर मैंने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है वो आपको 3D मॉडल्स का यूज करके पढ़ाया है। ठीक है, तो मेरे जो वन शॉट लेक्चर्स है वो आप इस चैनल से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो इस चैप्टर को भी मैंने 3D मॉडल्स का यूज करके पढ़ा है। तो अगर आप मेरे वन शॉट लेक्चर देखना चाहते हो तो आप संकल्प भारत फाउंडेशन इस चैनल पे जाके देख सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। बाकी इन लेक्चर्स का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको जरूर बोलूंगा कि प्लीज आप इन लेक्चर्स को देख लेना। ये जो लेक्चर्स है ना ये बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है। ठीक है, सारी जो चीजें ना वो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। पूरा चैप्टर ना इतने आसान तरीके से और 3D मॉडल्स का यूज करके पढ़ाया है। देखो यार 3D मॉडल से क्या होता है ना, चीजें ना और भी बेटर तरीके से समझ आती हैं। नॉर्मल तरीके से तो यार दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन तुम अगर 3D मॉडल्स के साथ चैप्टर को पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं आपको चैप्टर ना इतना आसान लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार ये चैप्टर तो बिल्कुल हलवा है। पूरा जो कंसेप्ट है ना वो ऐसे समझ आ जाएगा। समझ में आई बात? तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप इन लेक्चर्स को जरूर देख लेना। ठीक है, इन लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे संकल्प भारत फाउंडेशन चैनल जो है वो सर्च करके देख सकते हो। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना देखो वन शॉट लेक्चर देख लिए मेरे, अब आपको पूरा जो चैप्टर ना वो समझ तो आ ही गया होगा, लेकिन रिवीजन भी तो करनी है ना। अब रिवीजन के लिए मेरे दोबारा से लेक्चर थोड़ी देखोगे आप, तो उसके लिए नोट्स यूज करेंगे। तो नोट्स कहां से मिलेंगे? मैं हूं ना, मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर है ना आपके जो साइंस के नोट्स है वो इतने बढ़िया तरीके से बना के अपलोड कर रखे हैं। मैं गारंटी देता हूं, मैं छाती ठोक के ये बात बोल सकता हूं कि भाई मैंने इनमें इतनी मेहनत की है कि इसके आसपास भी कोई नहीं है। अगर आप चाहो ना तो अपने सीनियर से पूछ लेना कि मेरे नोट्स की पावर क्या है, तुम्हें समझ आ जाएगा। और अगर कोई इस सेशन का बच्चा मेरे नोट से पढ़ रहा है ना तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये नोट्स आपको कैसे लगे, ताकि यार बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि भाई हम कितने बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, इतने बढ़िया नोट्स है कि आसपास भी कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। समझ में आई बात? वो वाला सिस्टम है अपना सिस्टम। तो आप देख सकते हो मैंने हर चैप्टर के नोट्स आपको दे रखे हैं। इन नोट्स को डाउनलोड करने का जो लिंक है ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीटली फ्री में आप देख सकते हो। मैं हर चीज आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं। इस बात पे यार लाइक तो बनता है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आप देख सकते हो मैंने हर चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। क्लियर? इसके बाद अब देखो यार, आपने ना रिवीजन तो कर ली नोट्स के थ्रू, लेकिन साइंस है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो साइंस है ना वो पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर लिए और आपका काम चल जाएगा, नहीं। साइंस के अंदर है ना आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि जो कंसेप्ट है ना वो आपके दिमाग में और गहराई तक जाए। इसीलिए ना मैं आपको बोलूंगा कि आप ना एक क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लेना। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया एक कोई बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक सजेस्ट कर दो, तो उन बच्चों को मैं ना एडुकार्ट वाला ये जो वन शॉट वाला क्वेश्चन बैंक है ये सजेस्ट करूंगा। काफी सस्ता है और काफी बढ़िया है। इसके अंदर आपको ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर है, और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले जो क्वेश्चन है ना वो भी इसके अंदर है, और आपका जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना वो भी इसके अंदर आपको सोल्ड मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना वो आप इसी क्वेश्चन बैंक से करना। तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी देखो यार आपकी मर्जी है, आप जहां से खरीदना चाहो वहां से खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से खरीदोगे ना तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जहां से सस्ता मिलता है वहीं से लो ना, क्यों फालतू पैसे देने हैं। तो आप मेरे लिंक से ले लेना, वहां से आपको ये जो क्वेश्चन बैंक है थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। तो अब देखो यार आपने प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है अब मैं आपको बताता हूं। अब आपको ना माइंड मैप बनाने हैं। अब देखो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि माइंड मैप कैसे बनाए, और माइंड मैप बनाना ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और देखो यार अगर तुमसे माइंड मैप नहीं बनते ना कोई बात नहीं, आप मेरे को ना कमेंट करके बता दो कि भैया हमसे माइंड मैप नहीं बनते हैं, प्लीज आप प्रोवाइड कर दो। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी ना तो मैं आपको माइंड मैप खुद से बना के इतने बढ़िया बना के आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन तब प्रोवाइड करूंगा जब ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आपको माइंड मैप चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो होप करता हूं यार आप सभी को ना साइंस की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना मैथ के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है। देखो यार मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ आता है ना उसको बहुत अच्छे से समझ आता है, और जिसको समझ नहीं आता उसके ना गले पड़ जाता है। मतलब वो कितना भी पढ़ ले उसको समझ ही नहीं आता। या तो मैथ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा या बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बीच में नहीं लटक सकते, या तो आप इस साइड हो या आप इस साइड हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है, ध्यान से सुनना। तो मैथ में आपको ना सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको ना आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। इजी कैटेगरी, जो चैप्टर आपको बहुत इजी लगते हैं वो इजी कैटेगरी में डालने हैं। फिर एवरेज चैप्टर्स, यानी कि वो चैप्टर जो आपको ना तो ज्यादा मुश्किल लगते हैं ना ज्यादा इजी लगते हैं, वो आपको एवरेज कैटेगरी में डालने हैं। और फिर वो चैप्टर सेलेक्ट करने जो कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं। तो सभी चैप्टर्स को आपने इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। इसके बाद आपको ना सबसे पहले वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि आपको एवरेज लगते हैं, उसके बाद आपको वो वाले चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आपको मुश्किल लगते हैं, और सबसे लास्ट में आपको वो चैप्टर करने हैं जो कि सबसे इजी लगते हैं, क्योंकि इजी चैप्टर है। क्योंकि देखो पेपर के टाइम में ना आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, तो आखिरी में अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इजी चैप्टर बचेंगे तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, पेपर के टाइम डिफिकल्ट चैप्टर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको फ्लो हमेशा यही रखना है। सबसे पहले आपको एवरेज चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स की तैयारी करनी है, और लास्ट में आप इजी चैप्टर्स करोगे। क्लियर? और ये जो तैयारी है ये आप कहां से करोगे, आप वन शॉट लेक्चर से करोगे। और इस चैनल के ऊपर मैं आपको मैथ के जो वन शॉट लेक्चर्स है ना वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं, आप जानते हो, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं फैलता हूं बाकी यूट्यूबर्स की तरह। क्योंकि देखो यार बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो सिर्फ बता के चले जाते हैं, वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको मैप वाली पीडीएफ प्रोवाइड की, मैंने आपको डेट्स वाली पीडीएफ प्रोवाइड की, मैंने आपको एसएसटी के नोट्स प्रोवाइड किए, मैंने आपको साइंस के नोट्स प्रोवाइड किए, और मैं आपको साइंस के जो वन शॉट लेक्चर्स हैं मैंने वो प्रोवाइड किए, और अब मैं आपको ना मैथ के जो वन शॉट लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं ना सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई कोई अपडेट आ गया तो सिर्फ अपडेट की वीडियो बनाता हूं, या मैं ऐसा नहीं हूं जो सिर्फ ज्ञान पेल के चला जाता हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको ना चीजें बता के चले जाएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूं जो आपको पढ़ाता भी है। ठीक है, मैं आपको अपडेट भी प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको जो रोड मैप्स होते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है वो भी प्रोवाइड करता हूं, और साथ में मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूं, और साथ में मैं आपको पढ़ाता भी हूं। लेकिन यार फिर भी तुम मेरे को सपोर्ट नहीं करते, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज यार मेरे जैसे बंदों को सपोर्ट करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को सपोर्ट करो, लेकिन जो लोग तुम्हें सच में सपोर्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो। अब यार देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना समझ नहीं आता कि भैया हम मैथ के अंदर कौन सी बुक फॉलो करें। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। जब आपके एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे हो जाए ना, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाए ना कि भैया कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सोल्व करने, क्योंकि एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी कर ली। ठीक है, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना कम है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं आपको मैथ के अंदर। तो मैथ में ना आप कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ना ये एडुकार्ट वाला जो वन शॉट वाला क्वेश्चन बैंक है ये रिकमेंड करूंगा, काफी बढ़िया है। इसके अंदर आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, और साथ में जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना वो भी इसके अंदर सोल्ड है। ठीक है, तो आप ये जो एडुकार्ट का वन शॉट वाला क्वेश्चन बैंक है ये ले सकते हो, काफी सस्ता क्वेश्चन बैंक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप मेरे लिंक से इस क्वेश्चन बैंक को
परचेज करते हो तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ये थोड़ा सा आपको और सस्ता मिल जाएगा। तो मैथ में आपको एनसीईआरटी करने के बाद क्वेश्चन बैंक करना है, और जब क्वेश्चन बैंक भी हो जाए ना तब क्या करने हैं, तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। देखो मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने को नहीं बोला, पहले मैंने आपको क्वेश्चन बैंक करने को बोला है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या होता है कि आपका जो नया पैटर्न है ना उसके हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पुराने साल वाले क्वेश्चन करोगे तो वो एक तरीके से पुराने पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन बैंक करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जब आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाए ना तो आप या तो आरडी या फिर आरएस अग्रवाल, इन दोनों में से कोई भी बुक चूज करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो क्या करेंगे, वो ना आरडी और आरएस दोनों खरीद लेंगे। नहीं, आपको ना इन दोनों में से एक बुक खरीदनी है, और अगर मैं इन दोनों में से एक बुक चूज करूं तो मैं आपको आरडी शर्मा बोलूंगा। आरडी शर्मा ज्यादा बेटर है कंपेयर टू आरएस अग्रवाल। तो अगर आप मैथ में इतना कर लेते हो ना, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लेने से कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई यही है, क्योंकि ये सेम चीजें मैंने की थी और मेरे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं। तो अगर तुम भी ये सेम चीजें फॉलो करोगे तो तुम भी इजीली स्कोर कर लोगे। इसके बाद है ना आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो सिर्फ है ना एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है ना उनको कर लेंगे और ये सोचेंगे मेरी एनसीईआरटी हो गई। आपको ना एग्जांपल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एग्जांपल्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जांपल्स है ना वो आपके क्वेश्चन बन के आ जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बैक एक्सरसाइज तो करनी है, एग्जांपल्स भी करने हैं। इसके बाद यार देखो, स्कूल टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और स्कूल टेस्ट आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे ना, आप सोच नहीं सकते। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना स्कूल टेस्ट को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। वो है ना तभी सीरियस होंगे जब पेपर बिल्कुल सर पे आ जाएंगे। देखो यार, जो स्कूल टेस्ट है वो आपका ना पेपर की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और जो बच्चा इस स्कूल टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझ जाता है ना वो टॉप कर जाता है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, पता नहीं आपने की है कि नहीं की है, पर मेरे को लगता है आपने पक्का नोटिस की होगी, आपकी क्लास का जो टॉपर होता है ना वो सिर्फ बोर्ड्स में टॉप नहीं करता। आप नोटिस करना, वो आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्कूल टेस्ट होते हैं ना उसके हर स्कूल टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर आते हैं। और वो जो स्कूल टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर लाने का जो प्रोसेस है ना वो उसका बोर्ड्स तक कंटिन्यू रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे साल आपके स्कूल टेस्ट में बहुत घटिया नंबर आए और एकदम से आपने बोर्ड्स में टॉप कर लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप अपने स्कूल टेस्ट को सीरियसली लेना शुरू कर दो, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद यार आपका मैथ का आखिरी पॉइंट आता है, और ये जो टेक्निक है ना ये आपकी टॉपर्स की टेक्निक है, क्योंकि मैं खुद टॉपर रह चुका हूं, और ये जो चीज है ना ये मैं खुद करता था, और मैंने बहुत सारे टॉपर्स को ये चीज करते हुए देखा है। और ये टेक्निक क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने ये एडुकार्ड वाला क्वेश्चन बैंक ले लिया, ठीक है। तो आप जब स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन बैंक को सोल्व करोगे तो आप इसके हर क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपसे एक बारी में सोल्व हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में सोल्व हो जाए ना उस पर आप टिक वाला साइन लगा दो, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे होंगे जो मतलब आपसे सोल्व तो हो जाएंगे लेकिन थोड़ी से ना मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगता है कि यार ये एवरेज लेवल के क्वेश्चन है, उन पे आप सर्कल लगा दो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सोल्व होंगे ही नहीं, तो उन पे क्रॉस का साइन लगा दो। तो ये जो साइन आपने लगाए है ना ये आपको पेपर के टाइम बहुत हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो परसों आपका मैथ का पेपर है, तो क्या आप मैथ के पेपर से पहले ये पूरी बुक दोबारा से सोल्व करने बैठोगे? नहीं ना। उस टाइम आपने ये जो साइन लगाए ना ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यार इस क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन मेरे को ऑलरेडी आता है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके क्रॉस और जो सर्कल वाले क्वेश्चन है ना वही सोल्व करोगे। समझ में आई बात। तो ये जो टेक्निक है ना ये सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स करते हैं, और उससे क्या होता है उनका जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा बच जाता है। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर क्वेश्चन को सोल्व करने में लगे रहते हैं। तो इस टेक्निक का ना जरूर यूज करना, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना ये आपके पेपर के टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब मैं आप सभी के लिए ना 3 बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइज लेके आने वाला हूं, और ये जो 3 सरप्राइज है ना ये आपके पेपर में आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो आखिर वो 3 सरप्राइज क्या है, देखो। सबसे पहली चीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। देखो यार, इस चैनल पे ना मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर आपके मैथ के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको करवाऊंगा, और उसमें मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि देखो यार जो पढ़ाने वाली वीडियोस होती है ना उन पे ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, तो प्लीज आप मेरे को सपोर्ट करना। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूं मैं आप सभी के लिए। दूसरा, जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना उसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, और ये जो सॉल्यूशन है ना ये आपका बहुत ही डिटेल्ड होगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो सैंपल पेपर है ना ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं अपलोड करने वाला हूं। इसके बाद मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज। देखो यार, मैथ सब्जेक्ट में क्या होता है कि हर साल है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो वो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना जो आपके हर साल आते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको इस चैनल के ऊपर करवाने वाला हूं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो तीनों चीजें है ना ये आपके पेपर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद यार आपका अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको ना किस तरीके से पढ़ना है, ध्यान से सुनना। तो इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में ना
आप या तो वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो या फिर आप समरी देख सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप वन शॉट लेक्चर्स देख लेना, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप समरी देख लेना। देखो मैं आपको बोलूंगा कि आप वन शॉट लेक्चर्स देखना, वो बेटर रहते हैं, क्योंकि जो आपके वन शॉट लेक्चर्स है ना वो आपके डिटेल्ड होते हैं। तो अगर आप वन शॉट लेक्चर देखोगे तो आपको ना चीजें और भी डिटेल में समझ आएगी। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं बोलूंगा कि आप समरी देख सकते हो। और देखो यार, इंग्लिश है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना तो कोई फॉर्मूला होता, ना कोई डेरिवेशन होती, ना कोई थ्योरम होती। तो इसमें ना अगर आप रट के भी जाओगे ना तो भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। तो इस सब्जेक्ट में ना आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यार जो नोट्स बनाने में टाइम जाएगा ना वो टाइम मैं बोलूंगा कि आप ना क्वेश्चंस को लिख लिख के याद करने में यूज करो। क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन को ना बार बार लिख लिख के याद करते हो ना तो वो जो क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है और वो जो क्वेश्चन है वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप है ना इंग्लिश में नोट्स मत बनाना, उसकी जगह आप क्वेश्चंस को लिख लिख के याद करने की ट्राई करना। ठीक है, इसके बाद हाँ, इंग्लिश में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इंग्लिश में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर लेना। और हाँ, इंग्लिश में ना कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस बुक की जगह आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, वो बेटर रहेंगे। ठीक है, ना कोई सैंपल पेपर लेना, ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल पेपर। ठीक है, इसके बाद यार मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको क्या करना है, PYQs करने हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद यार आपका एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जो कि है हिंदी। और इस सब्जेक्ट को ना बहुत सारे बच्चे ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आप ये बात कभी मत भूलना कि हिंदी सब्जेक्ट के भी मार्क्स आपके फाइनल में जुड़ेंगे। ठीक है, ये बात कभी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसको ना सिर्फ पेपर से पहले वाले दिन पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट है ना उनका जो टोटल परसेंटेज है उसको बिगाड़ देता है। तो हिंदी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो हिंदी के अंदर भी आप या तो वन शॉट लेक्चर देख सकते हो या फिर समरी देख सकते हो। ठीक है, वन शॉट लेक्चर देखोगे तो वो थोड़े से डिटेल्ड होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप समरी देख सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पूरा जो चैप्टर है वो समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको ना हिंदी के अंदर कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी है। मतलब किस टाइप की रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, आपको ना हिंदी के लिए कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना है, वो एक तरीके से मनी वेस्ट है। ठीक है, तो हिंदी में आप कोई क्वेश्चन बैंक मत लेना, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि हिंदी के अंदर है ना आप सैंपल पेपर जरूर ले लेना। हिंदी के अंदर है ना सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप हिंदी के बहुत सारे सैंपल पेपर सोल्व करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई पेपर के अंदर जो आंसर लिखना है ना वो किस तरीके से लिखना है। क्योंकि हिंदी के अंदर है ना आपका जो तरीका है ना वो बहुत मैटर करता है। आपने क्या लिखा है वो इतना मैटर नहीं करता, जितना आपका लिखने का जो तरीका है वो मैटर करता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आपने वही लिखा है या नहीं लिखा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में क्या करते हैं, बस मतलब पूरी कहानी लिख के आ जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन ने पूछा है वो नहीं लिख के आएंगे। तो अगर आप हिंदी में बहुत सारे सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपको ना लिखने का जो तरीका है वो समझ आएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो हिंदी में आप क्वेश्चन बैंक मत लेना, उसकी जगह आप सैंपल पेपर ले लेना, वो ज्यादा बेटर है। क्लियर एवरीवन, देखो यार मैंने आपको ना हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता दी है कि भैया आपको किस सब्जेक्ट में किस तरीके से पढ़ना है। और मैंने सिर्फ आपको स्ट्रेटजी नहीं बताई, मैंने आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं जो सिर्फ बोल के चला जाए, मैं आपको जेन्युइनली जो चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी ना वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, और साथ में इस चैनल के ऊपर जो आपके वन शॉट लेक्चर्स है वो भी अपलोड होने वाले हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर यार पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई, जो कि मेरे को पता पक्का आई होगी समझ, तो अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और जाते जाते यार प्लीज 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 इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी ये जो चीजें है ना ये पता चल सके कि भाई ये जो हमारे 6 महीने बचे हुए हैं इनमें एक्चुअली में हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, पढ़ने का जो तरीका है वो किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।